दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है पर्वतजन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। वीडियो और वीडियो जो भर्ती धांधली के जो लगातार आरोप लग रहे थे, क्योंकि काफ़ी समय से प्रक्रिया चल रही थी, विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया भुवन कापड़ी द्वारा, और कुछ दिन पहले यशपाल आर्या जो नेता प्रतिपक्ष है उनके द्वारा भी इस पर सवाल उठाए गए कि आखिर एसआईटी जांच की क्यों नहीं हो पा रही, और तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं उन्हीं को लेकर हम आपके बीच आए हैं, क्योंकि बॉबी परमार जी हमारे साथ हैं जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं शुरू से लेकर, और क्या कुछ इसमें अपडेट है। लगातार आप जुड़िएगा हमारे साथ, बॉबी परमार हमारे साथ में है, उनसे ही अपडेट हम लोग जानेंगे। और ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है, तो इस बीच में जो आपके सवाल भी होंगे वो हम बॉबी परमार से भी लेंगे। तो आप लगातार देखिएगा वीडियो और शेयर भी इसको जरूर कीजिएगा। बॉबी भाई के पास चलते हैं सीधा। बॉबी भाई, विधानसभा में भी सवाल उठ चुके हैं, यशपाल आर्य जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने भी ये सवाल उठाए हैं, और उसके बाद देखा यह गया है कि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें नहीं जानने को मिला है कि, क्योंकि जो विधानसभा में सवाल उठाए गए थे अखबारों ने तो खूब छापे, लेकिन उसके बाद सरकार अभी तक इस पर मौन है। क्या कुछ अपडेट है इस सब चीज़ों की? देखिए, उत्तराखंड का यही तो दुर्भाग्य है, उत्तराखंड के युवाओं का यही दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर माननीय उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी द्वारा सवाल उठाए गए कि परीक्षाओं में किस प्रकार से धांधली हो रही है और उन परीक्षाओं की जांच की जाए, उन परीक्षाओं की सीबीआई जांच की जाए। परंतु हुआ क्या कि हमने हमारे तो बात छोड़ दीजिए, बेरोजगार संगठन ने जब इस भर्ती के मामले में जब जानकारियां प्राप्त हुई कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है, धांधली हुई है, अपने स्तर पर जो हमने कुछ जो हमें अपने स्तर पर इस पर कार्रवाई की, उसके तहत जो निकल के आया है वास्तव में उसमें धांधली बहुत ज़्यादा स्तर पर हुई है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए, जनता दरबार में गए, जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए, चंपावत में जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा वहाँ रैलियाँ करवाई, लोहाघाट में रैलियाँ करवाई, पिथौरागढ़ में रैलियाँ करवाई, रुड़की हरिद्वार में रैलियाँ करवाई। उसके माध्यम से मुख्यमंत्री के कानों तक ये पहुँचाने की बात की गई कि भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, आप इस पर कार्रवाई कीजिए। परंतु दुर्भाग्य ये था कि उन्होंने अनसुना कर दिया, वो कान बंद करके आंख बंद करके बैठ गए। हमने सोचा अब अगला तरीका क्या हो सकता, तो विधानसभा में प्रश्न लगवाने के लिए विधायकों के पीछे दौड़े, तो कम से कम उपनेता प्रतिपक्ष माननीय भुवन कापड़ी जी द्वारा विधानसभा में जोर शोर से मुद्दा उठाया गया। पर दुख तब होता है जब विधानसभा में प्रश्न उठने के बाद भी वहाँ पर मुख्यमंत्री, मैं खुले तौर पर कहूँगा कि भ्रष्टाचारियों को मौन समर्थन दिए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचारियों को मौन समर्थन दिया हुआ, ये इसलिए साबित होता है कि विधानसभा में बात उठने के बाद भी आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आज 3 माह होने वाले हैं, आज तक आपने वीडियो की जांच के लिए नहीं बोला। सवाल तब खड़े होते हैं और संदेह और गहरा तब होता है जब मुख्यमंत्री जी मौन है, पूरी आपकी कैबिनेट मौन है, और जो कैबिनेट मंत्री ये कह रहे हैं कि अभी मामला थोड़ा गर्म है और इसके बाद हम जब मामला ठंडा हो जाएगा तो आपको ज्वाइनिंग देंगे। तो मुझे ये भी लगता है, क्योंकि जब ये मामला उठा था विधानसभा में तो मीडिया कवरेज भी काफ़ी मिली थी, क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ मामला था, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन उसके बाद भी मीडिया कवरेज नहीं मिली। जैसे यशपाल आर्य ने कहा, तो किसी भी हिंदी दैनिक ने, मैंने तो देखा नहीं कि हिंदी दैनिक ने उसको छापा, मीडिया कवरेज भी नहीं मिल पा रही इस तरीके से। नहीं, मीडिया कवरेज का तो ये देख लिए, बड़े बड़े चैनल तो दिखाई नहीं पा रहे इस चीज़ को। अब बड़े बड़े चैनल क्यों नहीं दिखा रहे हैं, किनका प्रेशर उनके ऊपर है, हमारे भी समझ से परे है। परंतु जो डिजिटल चैनल दिखा रहे हैं, जो पोर्टल दिखा रहे हैं, वो देखिए दिखा रहे हैं, वो अपनी जो एक मीडिया का जो चौथा स्तंभ जो माना जाता है मीडिया को, उसकी भूमिका निभा रहे हैं। परंतु उसके बाद मुख्यमंत्री को अलग अलग माध्यम से ज्ञापन पहुंचाना, उन तक बात पहुंचाना, उन्हें उनकी मेल करके उन्हें उनके पास बात पहुंचाना, या जो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया है उस पर बात पहुंचाना, तमाम तरीकों से हमने सब कुछ कर दिया। परंतु अभी भी ये कह रहे हैं कि मतलब मौन धारण किए हुए है ना,
तो देखिए जो स्क्रीनशॉट मिले थे वो तो साइबर को दे दिए हैं, ठीक है साइबर उसकी जांच करेगा, पर पूरे भर्ती की जांच कौन करेगा? कल हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी ने भी प्रेस नोट जारी किया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उत्तराखंड में लगातार भर्तियों में जो गड़बड़ियां देखने को मिल रही है उसके लिए आप एक सीबीआई जांच करवा दीजिए। जितनी भी भर्तियां हो रही है, जितनी भर्तियों में भी गड़बड़ियां सामने आई है, तो भाई जब आयोग पाक साफ है, सरकार पाक साफ है, तो सीबीआई जांच में डर कैसा? अभी हिमाचल में पिछले महापुलिस भर्ती हुई थी, उसमें शंका के आधार पर मामा भांजों का चयन होने के बाद लोगों को शक हुआ कि धांधली हुई है, और वास्तव में जब वहाँ पर जांच हुई तो वास्तव में निकल कर आया कि धांधली हुई है। उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। वहाँ पर तो किसी पर क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि अभी आपने एग्जांपल हिमाचल का दिया, हमने देखा है कि कैसे केवल एक मामा भांजे की शक पे पूरी सीबीआई जांच है, उसमें निकल के भी आएगा, ये तथ्य ऐसे निकल के आए, ब्लैक शिप्स ऐसे निकल के आई। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री कहा जाता है और युवाओं ने काफ़ी हद तक पसंद भी उनको करते हैं जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अभी तक कई बार ज्ञापन भी बेरोजगार संघ की तरफ से जा चुके हैं, अलग अलग लोगों ने भी ज्ञापन दिए, लेकिन एक शब्द उनका अभी तक नहीं आया। क्या उनके लिए बड़ा छोटा मुद्दा ये हो गया है कि यार इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे और भी हैं? मतलब आपको क्या लगता है, क्योंकि बेरोजगार संघ के आप अध्यक्ष हैं और पीड़ा को भली भांति भी समझ सकते हैं इसकी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा जो ये मूड है सरकार का, ये मूड जो ये भर्ती धांधली परीक्षा इसको सीबीआई जांच होगी, एसआईटी जांच कराने के लिए क्यों नहीं? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, आप तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए छोटा मुद्दा है, होगा छोटा मुद्दा मुख्यमंत्री के लिए, पर ये प्रदेश के युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। भविष्य में उत्तराखंड के किस दिशा में उत्तराखंड जाना है उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि अगर आज उत्तराखंड के विभागों में, कोई से भी विभागों में गलत तरीके से चयन होकर कोई अभ्यर्थी जाते हैं तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी कार्यप्रणाली को करेगा, किस प्रकार से वो विभागों में दोनों हाथों से बटोरने में लगे रहेंगे। जैसे कि आज उत्तराखंड की सरकार में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हाथों से बटोर रहे हैं। मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ, यदि धामी जी यदि सही है और इस भर्ती की जांच करवाना चाहते हैं, आप मौन धारण मत करिए, आप ये कह दीजिए, अगर आप सच्चे हो तो आंखों में आंखें डालकर आइए सामने और हमारे आंखों में आंखें डालकर बात करिए। हम कहते हैं कि धांधली हुई है और धांधली बहुत बड़े स्तर पर हुई है, हम कहेंगे आप जांच करिए, और अगर आप जांच नहीं करते हैं तो साबित हो गया कि बहुत बड़ी धांधली हुई है जिसको सरकार समर्थन कर रही है। और ये जीता जागता उदाहरण है ना, 3 महीने होने वाले, अभी तक कोई प्रतिक्रिया ना आना अपने आप में संदेह खड़ा करता है, अपने आप में प्रश्न खड़े करते हैं कि क्यों मुख्यमंत्री मौन है। और अगर जांच हुई ना, मैं कह रहा हूं बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं का नपना तय है और जांच करवा कर रहेंगे। यदि सरकार से हमें जांच में कोई सहयोग नहीं मिलता, हमें चाहे न्यायालय की शरण लेने पड़े, पर इस बार जांच करवा कर रहेंगे, सीधी सी ये बात। आयोग की तरफ से क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि जब आपने आयोग को कुछ दस्तावेज भेजे थे, सेंड किए थे, या उस समय हम भी मौजूद थे और आयोग ने कहा कि जल्द इस पर फैसला लेंगे, मोहर भी लगी थी, सिटी मजिस्ट्रेट मैडम भी उस दिन मौजूद थी और लाइव प्रोग्राम उस दिन हुआ था। अभी तक क्या कुछ अपडेट है आयोग की तरफ से? कुछ आपको आश्वासन दिया गया हो या कुछ चीज़ें नई निकल के कुछ आई हो अभी तक? नहीं, नई निकल के क्या आई, नई निकल के बीच में ये आई थी कि आयोग के खुद जो अध्यक्ष हैं वो उल्टे आरोप लगाने लगे कि बॉबी पवार ने ये स्क्रीनशॉट बनाए हैं, बॉबी पवार ने किसी को मैसेज करके बताया कि आप ये स्क्रीनशॉट बना दीजिए। तो अध्यक्ष जी, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि इस उम्र में ऐसी बेतुकी बातें करके आप क्या हासिल करना चाहते हो? बॉबी पवार पर आप दोष मढ़ के क्या साबित करना चाहते हो? तो आपके पास एजेंसियां हैं, सरकार आपकी है, आयोग आपका है, आप जांच करवा लीजिए ना कि बॉबी पवार ने स्क्रीनशॉट तैयार किए हैं। बॉबी पवार क्यों स्क्रीनशॉट तैयार करेगा? भाई जो हमें मिला है हमने उस चीज को रखा है कि इस आधार पे जांच होनी चाहिए। बाकी बहुत से आधार है उसमें जिस पे जांच होनी चाहिए और वास्तव में जांच होनी चाहिए। अगर ये जांच नहीं होती है, आने वाले भर्तियों में खुली मंडी ना लगे तो कहना। लेकिन ये बात तो खुद एस राजू जी भी स्वीकार चुके हैं, जो सचिव हैं बड़ोनी जी, वो भी स्वीकार चुके हैं कि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ब्लैक शिप्स हैं।
तो उसके बावजूद भी इस प्रकार की बातें सामने आ रही है कि बॉबी परमार गलत स्क्रीनशॉट पेश कर रहे हैं। नहीं, देखिए ना, स्वीकार करने की ये बात है कि जब मामला शुरू में उठाया, आयोग के अध्यक्ष ने खुद कहा कि हाँ मुझे भी लगता है 4-5 ब्लैक शिप है। उसके बाद बहुत सी घटनाएं सामने हुई, मतलब तो उसके बाद हमने जो प्रक्रियाएं चलाई आगे, उसके बाद जब लिस्ट बनी, क्या धांधली हुई, उसके बाद जब डीबी हुआ, डीबी के दौरान उन्होंने जब आंकलन किया तो खुद उन्होंने इंटरव्यू में आकर कहा, और वो इंटरव्यू हमारे पास है, हमारे पास भी है, हमारे फ़ोन में, सबके फ़ोन में, कि खुद आकर कहा कि मुझे भी लगता है कि 50-60 ब्लैक शिप्स हैं। भाई जब आप खुद कह रहे हो और उसके उपरांत कुछ दिनों बाद उनके सुर बदल जाते हैं, आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि नहीं बॉबी परमार गलत है। अरे बॉबी परमार गलत है तो मुझे गलत रहने दीजिए, मेरे गलत होने से सही होने से क्या फर्क पड़ रहा है? सब कुछ आपके पास है, आप जांच करवाइए ना। हम कह रहे हैं आप जांच करवाइए, परंतु जांच क्या? अंदरूनी जांच जो चल रही है उसका कुछ अपडेट आया अभी? नहीं, अंदरूनी जांच चल रही है, इन्होंने साइबर को दिया है, वो चीज़ें जो स्क्रीनशॉट वगैरह उनकी फॉरेंसिक जांच होनी है कि सही है गलत है, उसका भी काफ़ी समय हो गया, अभी तक जांच नहीं आई है। और अंदरूनी जांच कुछ ऐसी होनी चाहिए, मैं तो कहना चाहूँगा कि ये आयोग की साठगांठ के बिना ये धांधली होना मुश्किल था। इसमें आयोग की पूरी साठगांठ है, मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि हुआ क्या, इसमें एक एक परिवार वाले जो बंदे हैं, एक ही परिवार वालों को एक एक शिफ्ट में, मतलब सेम शिफ्ट में सबका पेपर करवा दिया और सिलेक्शन भी हो गए। तो ये तो बड़ी बातें हैं कि आप एक परिवार से अगर 3 लोग हैं, उनका एक ही शिफ्ट में डलवा दिया, एक ही सेंटर में डलवा दिया, सिलेक्शन भी पा लिए। पति पत्नी का एक ही सेंटर में डाल दिया, उनका भी सिलेक्शन करवा लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया है, धांधली की जो प्रक्रिया है, ये आयोग पहले से ही शुरू कर देता है। अच्छा, कुछ लोग कमेंट में भी लिख रहे हैं कि बॉबी परमार जबरदस्ती हर भर्ती में टांग अड़ा देता है। हर भर्ती में अगर इस प्रकार से टांग अड़ाने लग गए तो उसके बाद तो भर्तियां, जो रिजल्ट आएंगे, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अभी कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई जो सेलेक्ट हो गए उनकी ये गलती है, जो जबरदस्ती ये वो बच्चे हैं, ये वो बच्चे मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ, ये वो बच्चे हैं जिनके लिए बेरोजगार संघ ने काम किया है। जब ये इस स्थिति में थे, जब धांधली के चक्कर में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उस दौरान ये हमारे साथ खड़े थे और बेरोजगार संघ ने इनके लिए काम किया है। तब बेरोजगार संघ इनके लिए ठीक था, बॉबी परमार भी ठीक था। आज अगर बॉबी परमार भर्ती के भ्रष्टाचार पर आवाज उठा रहा है तो आज बॉबी परमार गलत हो गया है। मैं कहना चाहूँगा ये वो स्वार्थी लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने पद के लिए लड़ रहे हैं कि मुझे पद मिल जाए। पर सुन लो, ये स्वार्थी लोगों, ये भी सुन लो कि बॉबी परमार वो बंदा है जिसने नौकरी का सपना त्याग कर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और अपने जो हमारा उत्तराखंड है उसको कैसे उन्नत बनाया जाए, उत्तराखंड को कैसे आगे ले जाया जाए, उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। ये वो स्वार्थी लोग हैं जो अपने तक सीमित है। हमने भाई, हम ये कह देते हैं कि आज ठीक है आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, परंतु आपके साथ यदि कई ब्लैक शिप घुस जाए, कई लोग गलत तरीके से चले जाए विभागों में, तो क्या वो आपके लिए भी ठीक लगेगा? या उत्तराखंड के भविष्य के लिए वो ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, अगर मेहनत करके निकले हो तो भाई साहब, हमने तो आज तक जो भी बात रखी है उसमें तो सीधे कहा कि जांच करवाइए, और आयोग भी बार बार अपना पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तो उन बच्चों को तो हो ही रही होगी ना, जो आप पे सवाल लगातार उठा रहे हैं कि भाई क्योंकि उनका सिलेक्शन हो चुका है और बहुत मेहनत करते हैं बच्चे सिलेक्शन के लिए, दिन रात पढ़ाई करते हैं, दुख तो होता ही है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि आयोग भी बार बार पल्ला झाड़ रहा है कि धांधली नहीं हुई है, परीक्षा पारदर्शिता के साथ हुई है। और वो बच्चे भी, कई बच्चे अखबारों में मैं देख रहा हूँ कह रहे हैं कि बहुत पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न करवाई गई है आयोग द्वारा। तो भाई साहब, मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूंगा और आयोग को भी कहना चाहूंगा, जब पारदर्शिता के साथ सब कुछ संपन्न हुआ है तो जांच से डर कैसा? आप जांच करवाइए, जांच करवाइए, सब कुछ सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो कुछ निकल के आएगा वो सबके सामने परिणाम उस चीज के होंगे। आप जांच से मत डरो ना, हम तो जांच की बात कर रहे हो, जांच करनी भी पड़ेगी। अगर सरकार नहीं करती है तो हमें कोर्ट से आदेश लाने पड़ेंगे जांच के। लेकिन जांच में बात वही आ रही है, जांच में जो बच्चे पिस रहे हैं उनका क्या होगा? क्योंकि सवाल भी काफ़ी लोग नाराज भी हैं आपसे कि बॉबी परमार हर भर्ती में टांग अड़ा देता है, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनकी गलती है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। नहीं, सवाल उठना भी लाजमी है ना। जब कोई अच्छा काम करते हैं तो आलोचना भी जरूर होती है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि भर्ती अटकाना हमारा मकसद नहीं है।
भाई अगर गलती आप हम पे मर रहे हो कि मेरी गलती है कि हम भर्ती पे टांग अड़ा रहे हैं, वो चीज़ें हैं, तो उससे पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर लीजिए। ये गलती उनकी है जिन्होंने पैसा दिया है, उनकी वजह से भर्ती देरी हो रही है। ये गलती उनकी है जिन्होंने पैसा लिया है, उनकी वजह से भर्ती में देरी हो रही है। ये गलती आयोग की है जो धांधली करवाता है, उनकी वजह से भर्ती में धांधली हो रही है। और ये गलती सरकार की है जिनके संरक्षण में ये काम हो रहे हैं, इसलिए उन पर आप आरोप उठाइए, हम पे नहीं। दो सवाल हैं। एक वीके सिंह लिखते हैं कि भाई आगे का पेपर एक शिफ्ट में करने की मांग कोई नहीं उठा रहा है, बस वीडियो और वीडियो के पीछे पड़े हुए हैं। कम से कम जो इसको छोड़ो वीडियो वीडियो को, लेकिन कम से कम एक शिफ्ट में करने की तो आवाज़ उठाओ जो है। और दूसरा सवाल यह है कि हम लिखित में देने के लिए तैयार है, अगर हम किसी को अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया। दो सवाल हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने जो पहला सवाल किया था, पहला सवाल था कि एक शिफ्ट में, तो एक शिफ्ट वाली मांग हमारी आज से नहीं है। हम पिछले साल से ये मांग, जब से नॉर्मलाइजेशन पद्धति सामने आई उसके बाद से हम लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि एक शिफ्ट में पेपर करवाए जाए। वीडियो वीपीडीओ में जब ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी, आप लोग भी उसके साक्षी हैं, हमने आयोग में जाकर कहा था कि आप एक शिफ्ट में एग्जाम करवाओगे, जितने भी एग्जाम आगे होने हैं वो सारे एक शिफ्ट में करवाओगे। सामने अध्यक्ष साहब बैठे थे आयोग के, और हमने उनको रेलवे का लेटर भी दिया था, आप उसके साक्षी हैं। हमने रेलवे का लेटर दिया था कि रेलवे नॉर्मलाइजेशन हटा रहा है, आपको भी अब ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि भविष्य में उत्तराखंड में जितनी भी परीक्षाएं होगी एक शिफ्ट में होनी है। और उसके लिए हम लड़े हैं और लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे उसके लिए कि भाई एक शिफ्ट में होनी है। देखिए, जिससे किसी के समानता के अधिकार का हनन ना हो, सबको एक शिफ्ट में पेपर करवाया जाए। जो मैरिड माता अपनी मेहनत से, वो उसका स्वागत है ना। आप 4-5 शिफ्टों में करवाकर उसका एक बच्चे का मनोबल ना तोड़ें। नॉर्मलाइजेशन पद्धति में क्या कुछ हो रहा है वो समझ से परे है, इसलिए एक शिफ्ट में पेपर होना जरूरी है, इसकी मांग हमने रखी थी। दूसरा सवाल था आपका, दूसरा सवाल क्या था? लिखित में देने के लिए तैयार हैं कि भाई अगर उनके को दोषी पाएंगे तो नौकरी से तुरंत बर्खास्त नहीं कर देंगे। मैं इन सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ, सभी को ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, उत्तराखंड का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, जितनी भी परीक्षाएं हुई है, आपका तो इतने जल्दी डीबीबी हो गया, ठीक है, वो आयोग की हम मान लेते हैं कि करवा दिया, परंतु उत्तराखंड में भर्तियों का इतिहास उठा के दे, रिजल्ट निकलने के बाद कितने महीने बाद डीबीबी होता, कितने महीने बाद ज्वाइनिंग होती है। मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सब्र कर लीजिए भाई साहब, जाँच होने दीजिए, जाँच का विषय है और जाँच होने दीजिए। आप लिखित में दे दोगे ठीक है, पर लिखित में देने के बाद आप ज्वाइन भी कर लोगे, अगर उसमें से जैसा सुनने में आ रहा है कि 300-400 सीटों पर हेराफेरी हुई है, अगर जांच में उतने लोग बाहर होते तो सीटें तो खराब हो गई है, उसमें ना वेटिंग निकल पाएगी। जब एक बार ज्वाइन कर पाएगा बंदा, उस पर वेटिंग नहीं निकलनी, फिर भर्ती शुरू से प्रारंभ होगी, फॉर्म विज्ञप्ति निकलेगी, फॉर्म निकाले जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, फिर आवेदन लिए जाएंगे, वो चीज़ें तो तमाम, उसमें बहुत सारा समय लगेगा। अभी जांच होने दीजिए भाई, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये अगर जांच ढंग से नहीं करती तो हमने भी अपने स्तर पे इतनी जांच करी है, उसमें ऐसे ऐसे फैक्ट निकाले हैं कि जिससे कि सब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। फैक्ट पूरे आपने दे दिए हैं कि कुछ फैक्ट अपने लिए संभाले हुए भी हैं कि भाई भविष्य में ये आपके तुरुफ के साबित होंगे, मतलब भविष्य में काम करेंगे जब आप आंदोलन करेंगे, इसकी मांग करेंगे, कि सारे फैक्ट आपने दे दिए हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, जो कुछ निकल के आया है, हमने साइबर को भी बहुत कुछ दे दिया है, ऐसा नहीं है। और हम भी चाहते हैं कि साइबर अपनी जांच में तेजी लाएं, और हम उनके साथ मिलकर, मतलब उस चीज हम पहुंचा रहे हैं उन तक कि कहां से क्या। सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे ये सब चीजें जो आपके पास है, कि जनता जानना चाहती है कि भाई जब आपकी जो चीजें हैं वो सार्वजनिक आप कीजिएगा सारे के सारे। हमने बहुत कुछ सार्वजनिक भी कर दिया है, और जरूरत पड़े तो बहुत कुछ सार्वजनिक भी करेंगे। और कुछ चीजें जो और हमने जांच टीम को भी दी है, जो साइबर को कौन है बॉबी भाई? आप तो काफी समय से हम देख रहे हैं और काफी समय से कवरेज भी हम लोग आपको करते हैं, कौन है इन सब चीज के पीछे मास्टरमाइंड? क्या एक ही आदमी का हाथ है या कुछ एक कोई गैंग सक्रिय है? थोड़ा उनके बारे में तो बताइए कि कौन है। देखिए, इनकी जो टीम है वो बहुत बड़ी टीम आज बन चुकी है, प्रदेश के अंदर इनकी बहुत बड़ी चैन बन चुकी है। इस चैन को तोड़ने के लिए अगर सब एकजुट होकर सामने नहीं आएंगे तो ये चैन चलती रहेगी। आज भले ही जो लोग सिलेक्टेड हैं वो कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो रखा है, हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए, ये चीज़ें बोल रहे हैं, परंतु कल दुख तब होगा जब आपके ही भाई बंधु इस चीज़ से परेशान होंगे
कि भर्तियों में भ्रष्टाचार होने के कारण, भर्तियों में धांधली होने के कारण हमारे भाई बंधु का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और ये मतलब उत्तराखंड किस ओर जा रहा है, ये चीज़ें ये कल बोलेंगे, वास्तव में ये चीज़ें बोलेंगे, क्योंकि स्थिति ऐसी हो चुकी है उत्तराखंड में। ये बातें किसी से छुपी नहीं है। पहले कम भ्रष्टाचार होता था, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ, अब इस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है कि आप सीधे 50% सीटें बेच दे रहे हो। अब ऐसा लगने लगा है कि सिस्टम इस तरीके से ही काम करता है, मतलब मैंने बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि भाई साहब, हिमाचल में जब जांच टीम बैठाई गई तो सबने उसका स्वागत करा, वो चाहे चयनित अभ्यर्थी थे या जो बाहर हुए वो अभ्यर्थी थे। उन्होंने कहा कि जांच हो और अच्छी तरह से जांच हो, जो जांच रिपोर्ट में आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 महीने पहले अभी दरोगा की भर्ती में कुछ ऐसी अंगुलियां उठाई गई थी और भ्रष्टाचार सामने आया, उसमें सब एकजुट कर आए, और चयनित अभ्यर्थी भी और जो चयनित नहीं थे वो भी, कि भाई जांच होनी जरूरी है, ये भविष्य भी निर्धारित करेगा कि क्या है। उसमें भी सब एकजुट हुए कि आप जांच करिए, जो जांच में निकलेगा वो भी रद्द हो गई है परीक्षा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी कुछ निकला था। तो भाई आप लोग ही क्यों, मतलब उत्तराखंड में क्या ऐसा फैशन बना दिया है? आगे क्या है? अब तो जांच तो कर नहीं रही है, मुख्यमंत्री जी भी मौन बैठे हुए हैं इस पे, और विपक्ष भी आवाज़ उठा चुका है, जो जिसको मूल बोला जाता है कि भाई विपक्ष जो आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो अभी तक ऐसा देखने को मिला नहीं है। आगे बॉबी परमार अकेला क्या करने वाले हैं इस पर, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी कूच कर दिया है, ज्ञापन भी दे दिया है, मुख्यमंत्री को भी दे दिया है, UKSSC को कई सबूत भी पेश कर चुके हैं। अब आगे और क्या करने वाले हैं? देखिए, हमसे जो होगा हम करेंगे, और हम आज से नहीं 5 साल से करते आ रहे हैं। जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, तो भाई साहब, पढ़ने लिखने की बात आप छोड़ दीजिए। जब सुबह से शाम तक सड़कों पर संघर्ष करना होता है ना, और एक एक बंदे का प्रदेश भर से फोन आता है, किसी की कोई समस्या, किसी की कोई समस्या, उसके समाधान के लिए जब हम निकलते हैं ना तो टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, इसलिए हमने फॉर्म भरने ही छोड़ दिए हैं। अब प्रदेश को एक उस दिशा की ओर ले जाना हमारा मकसद है कि जो एक भ्रष्टाचार मुक्त। बॉबी परमार राजनीति के उसमें उतरने की राजनीति, इसके माध्यम से राजनीति करने वाले हैं, क्योंकि आरोप लगते हैं यहाँ पे कि बॉबी परमार राजनीति कर रहा है खामखा। नहीं, राजनीति का मतलब, राजनीति की परिभाषा तो समझा दीजिए हमें। अगर इतना ही कुछ आप लोग ये राजनीति 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 शब्द को अपने उसमें दिमाग में, दिल में बैठाए हुए हैं, तो बॉबी परमार को एक दिन राजनीति की परिभाषा समझा दीजिए। अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना राजनीति है तो हाँ, बॉबी परमार राजनीति कर रहा है। अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाना राजनीति है तो बॉबी परमार राजनीति कर रहा है। सीना ठोक के कह रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ। अगर ये चीजें राजनीति करना है, राजनीति तुम्हारे मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, राजनीति हमारे विधायक, हमारे कैबिनेट मंत्री नहीं कर रहे हैं, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार करके भी सीटों पर बैठे हुए हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं। राजनीति हमारे अधिकारी नहीं कर रहे हैं, जिनको कुर्सियां तोड़ने के लिए पैसे दिए जाते हैं, तनख्वाह दी जाती है, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। बॉबी परमार गलत के खिलाफ आवाज क्या उठा दिया तो बॉबी परमार राजनीति कर रहे हैं। तो मैं भी सीना ठोक के कह रहा हूँ, सुन लो कि बॉबी परमार अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाना राजनीति है तो बॉबी परमार राजनीति कर रहा है, और ये ऐसी राजनीति बॉबी परमार जिंदगी भर करते रहेगा। अच्छा, सवाल भी उठ रहे हैं। अंकित रावत लिखते हैं कि वन दरोगा में तो कुछ कर नहीं सके। आप जानते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस सारा का सारा पेपर आया था, धांधली तो वहाँ भी हुई थी। तो ये सवाल भी उठ रहे हैं आप पे कि भाई आपने वन दरोगा के खिलाफ कुछ नहीं किया। जो ये वन दरोगा पे सवाल उठा रहे हैं, इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, वन दरोगा के पेपर होने से पहले, वन दरोगा के पेपर होने से पहले मैंने सबको सूचित कर दिया था, सबको सचेत कर दिया था कि प्रदेश के युवाओं वन दरोगा का जो पेपर एजेंसी करवाने वाली है, वो एजेंसी MP में ब्लैक लिस्टेड है, UP में ब्लैक लिस्टेड है। तो बॉबी परमार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप उस समय भी हुए कि बॉबी परमार रोजगार विरोधी है, बॉबी परमार भर्ती को रोकना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने आरोप लगाए कि बॉबी परमार भर्ती नहीं होने देते हैं। हमने तो सही के लिए करा था कि भाई ये एजेंसी ठीक नहीं है, ये पेपर नहीं करवा सकती, ये पेपर में धांधली करवाती है, गड़बड़ियाँ करवाती है। परंतु तुम लोगों ने ही आलोचना करी थी बॉबी परमार के खिलाफ कि ऐसा करता है, भर्ती रोकता है उसको। आज परिणाम आप लोगों के सामने है, वो चाहे सहायक लेखाकार हो या वन दरोगा हो, जो इस NSCIT ने परीक्षा करवाई, उसके परिणाम आपके सामने है। बॉबी परमार के खिलाफ तो विधिक नोटिस जारी हुए थे आयोग से
कि भव्य कुमार आयोग की छवि धूमिल कर रहा है, सरकार की छवि धूमिल कर रहा है, NSCIT एजेंसी की छवि धूमिल कर रहा है। तो भाई साहब तब कहाँ थे आप लोग? हमने तो पहले ही आवाज़ उठाई थी। उसके बाद भी हमने लड़कों को बोला, जो वन दरोगा से जो प्रताड़ित छात्र थे, उनको हमने कहा कि आप जाइए, आपका अधिकार है, आपका कानूनी अधिकार है कि आप न्यायालय की शरण लीजिए। इस तरीके से न्यायालय में क्या होता है, एक जज है, वो आयोग के सारे केस उसके पास लगते हैं। वो जज क्या डिसीजन देता है, क्या जजमेंट देता है, जब बच्चे वहाँ जाते हैं, वो कहता है कि भाई इसका निस्तारण आयोग करेगा। अरे माननीय पर जब आयोग को ही निस्तारण करना था तो आपके पास क्यों आए? उसके बाद जब बच्चे दोबारा कोर्ट जाते हैं तो दूसरा डिसीजन होता है कि जो पिटिशनर है 10 बच्चे, उनको आप फिजिकल में मौका दे देते हैं। क्या जिन बच्चों को आपने एक बड़े तबके को छोड़ा है, क्या उनके समानता के अधिकार का हनन नहीं है? यानी कि जो ये सिस्टम है वो जुडिशरी पे भी इतना हावी हो चुका है कि जो हम न्यायिक प्रक्रिया है उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव रहता है। बिल्कुल दबाव क्या, ये सामने सब कुछ दिख रहा है। फॉरेस्ट गार्ड में आप देख लीजिए, जो SIT में लिखा हुआ है कि इन बच्चों को ब्लूटूथ पकड़े गए हैं, और उसके बाद उन बच्चों को ज्वाइनिंग देना, तो सिस्टम आप देख सकते हैं, सिस्टम यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा कितना जकड़ा हुआ है इन लोगों ने। तो यही सिस्टम सुधारने की बात है। इस सिस्टम को सुधारने के लिए आगे आना होगा। ऐसे पीछे होकर बात नहीं चलेगी, आलोचना करके बात नहीं बनेगी। आप मेरी आलोचना कर लीजिए, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज़ से। मेरी आलोचना करके यदि प्रदेश का सिस्टम सुधरता है तो आप 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार मेरी आलोचना करिए। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि ये सिस्टम के खिलाफ यदि खड़े नहीं हुए, ये जो गलत सिस्टम आज उत्तराखंड में बनाया है, तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला, बहुत खराब होने वाला है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि UKSSC के माध्यम से नौकरी पाने वाले सभी छात्रों का आप अपमान कर रहे हैं। नहीं, हम अपमान किस तरीके से कर रहे हैं वो भी तो समझा दीजिए। UKSSC जो हर परीक्षा में जिनकी अंगुलियां उठ रही है, उनको हम सही कैसे ठहरा दें, बताइए ना। उनको सही कैसे ठहरा दें? 2016 वीडियो वन दरोगा में आप देख लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड में देख लीजिए, UPCL पिटकुल जी देख लीजिए, सहायक लेखाकार देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। तमाम प्रकार की परीक्षाओं में तो सब कुछ सामने देखने को मिला है। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि UKSSC सही है। UKSSC से आर्ट सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत एक सूचना मांगी जाती है कि आप जो पेन यूज करते हैं, आप उसका ब्यौरा दीजिए कि खरीद की क्या है, क्योंकि उसमें भी बड़े घोटाले की आशंका है। वो गोपनीयता का बहाना ढूंढ के उसकी वो सूचना नहीं देते। तो उसमें क्या गोपनीयता है भाई? उसमें तो सिर्फ ये मांगा गया था पेन, कितने पेन मंगाए गए, कितने रुपए में मंगवाए गए, और वो जियो जारी वो जियो दे दीजिए जिसमें ये लिखा कि आयोगी पेन देगा। तो इसमें कौन सी गोपनीयता भंग हो रही थी? तो देखिए, ऐसे अधिकारी जब आयोग में बिठाओगे जिनका 1 वर्ष का विस्तार 2018 में होता है और आज 2022 चल रहा है, उस 1 साल के विस्तार में ही पूरी सेवा काट लें, तो ऐसे अधिकारी जब बिठाओगे, सिर्फ और सिर्फ कमाई के लिए बिठाओगे, मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ उसे कमाई के लिए बिठाओगे, तो ऐसा ही होना है। सबसे पहले तो इन अधिकारियों को वहाँ से बर्खास्त करें, वहाँ से बाहर करें। किसी सज्जन ईमानदार व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को यदि वहाँ बैठाया जाए तो कुछ उत्तराखंड के युवाओं का भला हो पाएगा। चलिए, लास्ट सवाल मैं लेता हूँ आपसे। बॉबी भाई, बड़ा संघर्ष आप कर रहे हैं, 5 साल लगातार आप मैं देख रहा हूँ और मेरे मित्र भी हैं। तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि भाई ये संघर्ष क्यों इतना सारा है, क्योंकि कई नोटिस भी आपको आ चुके हैं, कई धमकियाँ भी आपको आ रही हैं, आपका अपना एक भविष्य है, इतना संघर्ष किस लिए? देखिए, संघर्ष की यदि बात करें तो संघर्ष तो जब व्यक्ति कुछ चीज़ों में बढ़ता है आगे या किसी चीज़ को पकड़ता है, उसके बाद वो उसके चारों और मतलब इर्द गिर्द जब वो चीज़ें सामने आने लगती है तो उसके बाद वो बन जाता है। हमने भी सोचा था कि ठीक है, वैकेंसी निकालने के जो पहला आंदोलन किया था 26 मार्च 2018 को विज्ञप्ति निकालने के लिए, पहले ही आंदोलन में वो लाठीचार्ज हो गया, हमारे कई 8-10 लोग हमारे अस्पताल में भर्ती हो गए। उसके बाद से जो मतलब बाहर निकलने का वो था, मतलब उस आंदोलन से फिर से पढ़ाई में आने का जो एक प्रक्रिया थी या वहाँ से आने का जो रास्ता था, वो बिल्कुल बंद हो गया था। उसके बाद से तमाम प्रदेश भर से तमाम लोगों के फ़ोन आते थे, आज ये समस्या, आज ये है। उन्हीं समस्याओं में जब उलझे रहे तो पढ़ाई छूट गई। उसके बाद कहीं ना कहीं
मुझे नहीं लगता कि हम किसी के साथ कमेंटमेंट करें उस कमेंटमेंट को पूरा ना मेरा करें। सवाल इसलिए भी था जिनके लिए आप लड़ रहे जी। हैं, क्योंकि कई लोग आज आपको ही दोषी ठहरा रहे हैं। जैसे आपका कहना है कि जो हमारे साथ आंदोलन में थे उस समय, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, आज उनका सिलेक्शन हो गया तो ये आपके विरोधी हो गए। तो ऐसा संघर्ष इस काम का कि जो आपके साथी हैं वही आपके विरोधी होना शुरू हो गए। देखिए, ये तो उनकी मानसिकता पर भी सवाल होते हैं, उनकी क्या मानसिकता है वो चीज़ें उन पर छोड़ दीजिए। हमने तो वही एक तरीका अपनाया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हम उनके लिए लड़ रहे हैं जो उत्तराखंड को एक बेहतर प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है, और जो चाहते हैं कि हाँ, हमारे उत्तराखंड में जो देवभूमि नाम है उस देवभूमि को दानव भूमि ना बना दिया जाए हमारे नेताओं और अधिकारियों द्वारा। उसे रोकने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। कमेंट आज में पढ़ेंगे तो अभी लाइव में उसलिए मैं कमेंट भी पढ़ पा रहा हूँ। कुछ लोग लिख रहे हैं इसको बस कंपटीशन में पेपर निकालना है, इसे बस नेता बनना है, हर पेपर में कुछ ना कुछ इसको बोलना है। भाई साहब, नेता बनना है तो वो मेरा अधिकार है, मुझे नौकरी करनी है वो मेरा अधिकार है। जिन लोगों को इससे परेशानी है, जिन लोगों को इससे समस्या है, वो हमारे इर्द गिर्द भी ना भटके, वो हमसे रिश्ते भी ना रखें, वो हमसे नाते भी ना रखें, हमसे वो दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। हम तुम्हारे लिए नहीं हैं, हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वो हमारे साथ खड़े हैं और हम उनके लिए लड़ते रहेंगे। और जब तक भी ये मौका मिलेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का या युवाओं को सही दिशा की ओर ले जाने का, तो तब तक हम लड़ते रहेंगे। ये मेरा कब तक लड़ेंगे? मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा, आयोग नहीं सुन रहा है, करता धरता तो वही है, तो कब तक लड़ते रहेंगे? और आगे क्या कुछ करने वाले हैं स्पेशल जो ये वीडियो भरती है? सुनना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को भी सुनना पड़ेगा, आयोग को भी सुनना पड़ेगा। देखिए, संघर्ष में काफ़ी परेशानियां जरूर सामने आती है। संघर्ष जो होता है वो 1 या 2 दिन या 1 साल 2 साल का संघर्ष नहीं, बड़े संघर्ष के बाद कुछ छोटे छोटे बदलाव आते हैं और उस बदलाव की ओर अब उत्तराखंड चलेगा। मुझे आशा है कि हमारा जो लंबा संघर्ष 5 साल का संघर्ष जो हो गया है, उस संघर्ष में हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और इस संघर्ष में कई लोग नए मिले हैं, कई पुराने लोग बिछड़े हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो ये संघर्ष जो है ना, ये संघर्ष जो अब 5 साल पहले हमने किया था उसके परिणाम अब मिलने वाले हैं, अब मिल रहे हैं, अब दिख रहे हैं। तो ऐसे ही आगे भी अगर लड़ते रहेंगे तो संघर्ष के परिणाम तो समय पे मिलते रहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान को समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता है। ऊपर वाले के बिना मर्जी के पत्ता तक नहीं गिरता है, पत्ता तक नहीं हिलता है। तो हम तो एक इंसान ठहरे, है ना, पर हमारा जो कर्तव्य है हम उसको निभाएंगे और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम जो छेड़ेंगे पूरे प्रदेश में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो चाहे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार हो, वो चाहे भर्तियों में भ्रष्टाचार हो, या चाहे और मामलों में भ्रष्टाचार हो, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हम तत्पर हैं। और प्रदेश से तमाम युवाओं को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं उनको अपने साथ खड़ा करके उनको प्रदेश भर के भ्रष्टाचार को निपटाने के लिए एक सेना तैयार करेंगे। लेकिन आगे क्या करने वाले? क्योंकि तमाम जिन लोगों के हाथ में बागडोर है, कहीं ना कहीं उन तक भी ये मैसेज जरूर पहुंचता होगा कि बॉबी परमार का आगे क्या स्टेप होने वाला है, क्योंकि अभी तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन बॉबी परमार क्या कुछ करने वाला है? नहीं, करने का तो क्या है, हम कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जब तक लड़ेंगे तो वो दिखेंगे हम ग्राउंड में, जब तक लड़ाई लड़ेंगे। बाकी समय को क्या मंजूर है वो हमें भी नहीं पता, समय को क्या मंजूर है हमें भी नहीं पता। तो समय आपके जितने भी जो जिनके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, कितना साथ मानते हैं उनको? देखिए, लोग साथ हो ना हो, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ 1000 लोग हैं या 5 लोग हैं, पर मेरे साथ अगर 10 लोग हैं, परंतु वो लोग हैं जो निस्वार्थ होकर, जो अपने स्वार्थ को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की भलाई चाहता हो या समाज की भलाई चाहता हो, मैं उन 10 लोगों को वजूद दूंगा, तवज्जो उन लोगों को दूंगा, बल्कि 1000 के मुकाबले। क्योंकि वो 10 तो हैं, वो स्ट्रांग है, उन्हें अपने वो स्वार्थी नहीं है, उन्हें किसी स्वार्थ से मतलब नहीं है, वो निस्वार्थ भाव से अगर लड़ेंगे तो 10 ही काफ़ी है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग साथ हैं कितने नहीं हैं, परंतु प्रदेश भर से काफ़ी लोगों का जब
फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, कहते हैं कि हाँ वास्तव में ये जो घटनाएं उत्तराखंड में हो रही है बड़ी गलत घटनाएं हैं, इसके खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। तो वो समय दूर नहीं है जब प्रदेश भर के युवाओं को एक ऐसा मतलब संगठित कर दिया जाएगा कि प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो उत्तराखंड मैं समझता हूँ कि देश भर में बहुत मतलब ऊपर रैंक में है, फर्स्ट सेकंड रैंक में उत्तराखंड है कि जहाँ भ्रष्टाचार इतने चरम पर। जाते जाते बॉबी भाई मेरे मन में भी एक सवाल है और पर्सनल भी एक सवाल है कि भाई जब भी बच्चों की बात आती है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या धांधली की बात आती है तो बेरोजगार संघ का नाम सामने पे आ जाता है। लेकिन मैं उत्तराखंड में ये देखते हैं कि लेकिन जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात आ जाए तो तमाम ऐसे संगठन हैं जो सड़कों पर नजर आते हैं। आज आप ही देख लीजिए जो राजस्थान में जो निर्मम हत्या जो की गई, आज पूरे संगठन जो है उत्तराखंड में सड़कों पर थे। लेकिन जब भ्रष्टाचार की बात आती है, युवाओं के साथ लड़ने की बात आती है तो लेकिन वहाँ पर केवल बॉबी पंवार नजर आता है। तो ऐसा क्यों है कि केवल इन मुद्दों पर बॉबी पंवार नजर आता है और बाकी कोई और नजर नहीं आता, या फिर शायद हो सकता है हमारी नज़रों से छूट जाते हैं? देखिए, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं बेरोजगार संघ के माध्यम से, तो बेरोजगार, देखिए बेरोजगार का ना तो कोई धर्म होता है, बेरोजगार आपको लगता है कि और संगठनों को भी आगे आना चाहिए इस तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए? क्योंकि मैंने देखा है कि अपने दलों के अलग अलग बहुत सारे संगठन हैं, वो हिंदुत्व के नाम पे आ जाते हैं सामने पे, या अपना पर्सनल धार्मिक उन्होंने संगठन बना रखा है, जात के लिए उन्होंने संगठन बना रखा है, या कैटेगरी वाइज में बांट लो तो उन पर संगठन बना रखा है। लेकिन ऐसा कोई संगठन मेरे को नज़र नहीं आता जो इस प्रकार की लड़ाई जो लड़ता है। देखिए, बिल्कुल आगे आना चाहिए, तमाम संगठनों को भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने संगठन भले ही बना लिया हो, उन्होंने अपने धर्म विशेष के लिए संगठन बनाया हो, उन्होंने अपने जाति विशेष के लिए संगठन बनाया हो, उन्होंने अपने क्षेत्र विशेष के लिए संगठन बनाया हो, परंतु क्या उन संगठन वाले लोगों के लिए रोजगार की जरूरत नहीं है? क्या वो संगठन के लोग नहीं चाहते कि हमारे उत्तराखंड में जो है मेहनती बच्चे और योग्य बच्चे हमारे सरकारी विभागों में जाएं, या जो जिस योग्य बच्चा है उस काम के लिए वो बच्चा जाए? क्या वो ये चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में पैसे देकर जिस प्रकार से धंधा चल रहा है कि हमारे विभागों में लोग जाएं और वहाँ पर ज्वाइन के ही दिन से वो फिर दोनों हाथ से बटोरने लग जाते हैं, क्योंकि रिकवरी भी तो करनी है। अगर कोई 12-15 लाख 18 लाख देकर जाता है तो भाई साहब ये तो तय है कि उसने विभाग से ही दोनों हाथ से लूटना है, और जब तक वो रिकवरी करता है तो उसके बाद उसे आदत सी हो जाती है, ताउम्र रिटायरमेंट की उम्र तक वो ये घूसखोर अधिकारी बनकर काम करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में तमाम संगठनों को आगे आना चाहिए, तमाम वो धार्मिक संगठन। ऐसा तो नहीं है कि लोगों को लगता है कि तो ये जो ये वाला मुद्दा है ये तो बॉबी पंवार ने पकड़ लिया, अगर हम इसमें उतरेंगे तो फिर हमारा कोई वजूद नहीं रह पाएगा, हमें कोई नहीं जाने। हम तो कहते हैं कि आप आइए और आगे आइए, आगे आकर नेतृत्व करिए, ये चीजें हैं। आज विपक्ष ने यदि मुद्दा पकड़ा है तो हमें भी अच्छा लगा, हमें भी कम से कम ये मन में आया कि चलो कोई तो है जो इस मुद्दे को पकड़ रहा है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा है, तो वो ठीक लगता है हमें भी कि कोई आए, समर्थन करे या इस लड़ाई को लड़े। हम तो कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुद्दा बॉबी पंवार का है तो हम बीच में ये जाएं, हमारी कोई तो पूछ नहीं रहेगी, तो मैं उनको आता हूं कि आप आइए और फ्रंट में खड़े होकर इस मुद्दे को लड़िए, इस लड़ाई को लड़िए, आपका स्वागत है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो तमाम अपडेट हमने आपको बताई कि जो वीडियो और वीपीडीओ जो भर्ती धांधली का जो ये चल रहा है सिलसिला, आखिर वो कब तक निपटेगा और इसकी अपडेट क्या कुछ है। कल या परसों हम लोग आयोग से भी मिलेंगे और आयोग से भी अपडेट जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जो सबूत बॉबी पंवार ने दिए हैं अभी तक आयोग को, उस पर आयोग ने क्या कुछ कार्रवाई करी है, या खुद ही आयोग खुद जांच कर रहा है, या फिर आगे एसआईटी को जांच देने वाला है, और क्या कुछ रिपोर्ट आगे सौंपने वाला है। फिलहाल बने रहिए और पैनी नज़र हमारी इस खबर पर रहेगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना पर्वतजन डिजिटल।